अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ वो कुछ बजटिंग के हवाले से है। और एक छोटे छोटे दो सवाल हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं आप लोगों के साथ, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो ये सवाल जो है वो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डर्स हैं, और ये हैंड आउट जो है वो मैं आप लोगों को आपकी रेगुलर क्लासेस में भी जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोवाइड करूँगा। तो देखते हैं कि अच्छा, ये हैंड आउट आपके पास जो है उसमें कोई 15-20 सवाल है मेरे ख्याल में, और उसमें से ये क्वेश्चन नंबर जो आपका अल्लाह भला करे 6 और 7 है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सवाल किस बारे में है? रिसिप्ट्स फ्रॉम कैश एंड क्रेडिट सेल्स, यानी कि हमें ये सवाल कैश और क्रेडिट सेल से जो पैसे रिसीव होते हैं उससे रेलिवेंट कुछ चीज़ें सिखाएगा। सवाल में लिखा हुआ है लोटे लिमिटेड्स फोरकास्ट सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st of December 2018 इज 3000 मिलियन रुपीस। कंपनी की फोरकास्ट सेल्स है 3000 मिलियन रुपए की। सेल्स वॉल्यूम इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय 30% नेक्स्ट ईयर, और जो सेल्स वॉल्यूम है वो 30% प्रोजेक्शन है कि इंक्रीज होगा अगले साल। देखिए, फोरकास्ट का क्या मतलब होता है? फोरकास्ट डील्स विद फ्यूचर, ठीक है ना। सेल्स वॉल्यूम इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय 30% नेक्स्ट ईयर, ठीक है। द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू एडॉप्ट फॉलोइंग मेजर्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। Introduce cash sales at a discount of 2%. It is estimated that 20% customers will avail the discount. कंपनी जो है वो 2% कैश डिस्काउंट देगी और 20% कस्टमर्स इस डिस्काउंट को अवेल करेंगे। प्रेजेंट कलेक्शन पीरियड इज 45 days एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू फॉल टू 40 days। जो अभी कलेक्शन पीरियड है वो 45 दिन है और ये अब 40 दिन हो जाएगा। Compute the amount of receipts from cash and credit sales for the next year. अगले साल का जो कैश और क्रेडिट से सेल्स का रिसीवेबल है वो कितना होगा? अच्छा, तो अब ऐसा लग रहा है कि ये 2018 का है और हमें जो वर्किंग करनी है इससे अगले साल की, यानी कि नेक्स्ट ईयर की, यानी कि 2019 की प्रॉबेबली करनी है। अब देखें यार, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे ये डेज़ वाली चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा ना, इसका क्या मतलब होता है। देखें, अगर आपका कलेक्शन पीरियड इज़ 45 डेज़ तो उसका मतलब ये है कि आपके डेटर सेल्स के 45 दिन बाद आपको पे करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस कंपनी का ईयर एंड क्या है? दिसंबर। सिंप्लिसिटी के लिए जनरली हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये एज्यूम करते हैं कि हर महीने 30 दिन हैं और पूरे साल में 360 डेज़ हैं, और इसका मतलब ये हो गया कि दिसंबर में कितने दिन होंगे? 30 दिन होंगे, ठीक है। दिसंबर में कितने दिन होंगे? दिसंबर में 30 डेज होंगे, क्योंकि आप सिंप्लिसिटी के लिए एज्यूम करते हो पूरे साल में 360 और एक महीने में 30 डेज हैं, तो इस हिसाब से दिसंबर में भी 30 डेज होंगे। अगर लेट से एक 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 ऐसी एग्जाम्पल बनाता हूँ। लेट से एक सवाल आपको बोलता है कि पूरे साल की जो सेल्स है ना वो 720 है और पूरे साल के जो डेज है ना वो 360 हैं, और जो कलेक्शन पीरियड है या जो डेटर डेज है, इसके मुख्तलिफ नाम होते हैं, कलेक्शन पीरियड या डेटर डेज, वो लेट से 15 डेज है। इसका मतलब ये होता है कि मुझे मेरे डेटर्स जो है ना वो 15 दिन बाद पैसे पे करते हैं। ये मैं एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ। और लेट से सवाल आपसे बोलता है कि बताओ कि दिसंबर का जो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस होगा, दिसंबर का डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस जो होगा ना, दिसंबर डेटर्स क्लोजिंग बैलेंस, दिसंबर का डेटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो कितना होगा, ठीक है।
तो देखिए आप करेंगे क्या, आप ये करेंगे कि आप पहले ये देखें कि डेटर डेज 15 दिन है ना, तो उसका मतलब ये हो गया कि जिसको मैंने 16 दिसंबर को चीज़ें बेची होंगी वो मुझे पेमेंट कब करेगा, 1 जनवरी। जिसको मैंने 16 दिसंबर को चीज़ें बेची होंगी 16 दिसंबर, वो मुझे पेमेंट करेगा 1 जनवरी को। जिसको मैंने 17 दिसंबर को चीज़ें बेची होंगी, किसी को मैंने 18 दिसंबर को बेची होंगी, किसी को मैंने 19 दिसंबर को बेची होंगी, 30 दिसंबर तक मैं यह टाइमलाइन बनाता हूँ। ठीक है, ये लोग मुझे पेमेंट कब करेंगे, जिसको मैंने 16 दिसंबर को चीज़ें बेची होंगी वो 1 जनवरी को पेमेंट करेगा 15 दिन बाद, डेटेड डेज 15 दिन है। जिसको मैंने 17 दिसंबर को चीज़ें बेची होंगी वो मुझे पेमेंट करेगा 2 जनवरी को 15 दिन बाद। जिसको मैंने 18 दिसंबर को सेल्स करी होगी वो मुझे पेमेंट करेगा 3 जनवरी वाले दिन, यानी कि 15 दिन बाद। अब देखें, अगर पूरे साल की सेल्स 720 है और पूरे साल में 360 डेज हैं, तो आप सेल्स पर डे निकाल लो। सेल्स पर डे का मतलब ये है कि 720 की सेल्स पूरे साल में होती है और पूरे साल में 360 दिन होते हैं। तो 720 पूरे साल की सेल्स डिवाइडेड बाय 360 पूरे साल के दिन, यानी कि 2 रुपए की सेल्स एक दिन में हो रही है। सेल्स पर डे 2 रुपीज़, एक दिन में 2 रुपए की सेल्स हो रही है। इसका मतलब 16 दिसंबर को भी 2 रुपए की सेल्स हुई होगी, 17 को भी 2 रुपए की, 18 2 रुपए की, 19 दिसंबर 2 रुपए, 20 दिसंबर 2 रुपए, 21 दिसंबर 2 रुपए, 22 दिसंबर 2 रुपए, 23 दिसंबर 2 रुपए, 24 दिसंबर 2 रुपए, 25 दिसंबर 2 रुपए, 26 दिसंबर 2 रुपए, 27 दिसंबर 2 रुपए, 28 दिसंबर 2 रुपए, 29 दिसंबर 2 रुपए और 30 दिसंबर 2 रुपए। इसका मतलब 30 रुपए की 30 रुपए की 30 रुपए की सेल्स मैंने करी होगी 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच, जिसके पैसे मुझे 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच मिलेंगे। और इसका मतलब मेरा जो दिसंबर का क्लोजिंग बैलेंस होगा डेटर्स का वो 30 होगा। व्हाट इज़ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिसंबर? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिसंबर का मतलब ये है कि जो पैसे आपने दिसंबर के आखिर में आपका रिसीवेबल था या दिसंबर में आपने जो सेल्स कर दी थी, जिसकी आपने डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट की एंट्री पास कर दी थी, बट उस बंदे ने अभी पैसे नहीं दिए। सर 16 दिसंबर से पहले वाले डेज क्यों नहीं लिए आपने? बेटा इसलिए नहीं लिए क्योंकि जिसको मैंने मिसाल के तौर पर 15 दिसंबर को पेमेंट करी होगी, सेल्स करी होगी, जिसको मैंने 15 दिसंबर को सेल्स करी होगी, उसने मुझे 30 दिसंबर को 15 दिन पूरे हुए तो पेमेंट भी कर दी होगी। यानी कि जिसकी मैंने 15 दिसंबर को एंट्री पास करी होगी डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, 30 दिसंबर को उसकी एंट्री मैंने कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट भी पास कर दी होगी। देयरफॉर वो क्लोजिंग डेटर्स के बैलेंस में नहीं आएगा 30 दिसंबर को, क्योंकि उसके पैसे भी रिसीव होगा। तो पहले तो ये एग्जांपल आप अच्छे से नोट कर लें। इनरोल्ड स्टूडेंट हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर और अपनी क्वेरी को भी रिजॉल्व करवा लो, ताकि कोई मसला ना रहे। इस एग्जाम्पल के ज़रिए इसको अच्छे से ज़रा समझेंगे मैंने क्या किया है, और फिर इस सवाल पर आएँ। अब देखिए, बोलता है लॉटरी लिमिटेड फोरकास्ट सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018 इज 3000 मिलियन। ठीक है ना, 2018 सेल्स 3000 मिलियन, सही है। सेल्स वॉल्यूम इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय 30% नेक्स्ट ईयर, यानी कि जो अगला साल होगा उसमें सेल्स 30% ज़्यादा होगी। तो 2019 की सेल्स क्या होगी? 3000 मल्टीप्लाइड बाई 1.3, यानी कि 3900 मिलियन। The management has decided to adopt following measures for the next year. Number 1, introduce cash discount at a discount, cash sales at a discount of 2%, यानी कि अगर कोई मुझसे कैश में चीज़ें ख़रीदेगा तो मैं उसको 2% का डिस्काउंट दूंगा। It is estimated that 20% customers will avail the discount, और इस बात का एक एस्टिमेट लगाया गया है कि 20% कस्टमर्स ये डिस्काउंट अवेल करेंगे। यानी कि 2019 में अगर टोटल मेरी सेल्स 3900 मिलियन है, जो कैश सेल्स होगी उससे जो पैसा आएगा वो कैसे आ सकता है? देखिए, 3900 का 20% 3900 का 20% आपके वो कस्टमर्स होंगे जो कैश सेल्स वाले होंगे, और जब कैश सेल्स वाले कस्टमर्स पैसे देंगे तो 3900 का 20% जो बनता है वो पूरा अमाउंट नहीं देंगे, बल्कि उनको आप क्योंकि 2% डिस्काउंट दोगे
जब आप उनको 2% डिस्काउंट दोगे तो वो इसका 98% पैसा आपको देंगे। 3900 के 20% का 98% इसलिए क्योंकि 3900 टोटल सेल्स है, उसका 20% कैश सेल्स है। उस कैश सेल्स में भी आपको पूरे पैसे रिसीव नहीं हो रहे, 98% पैसे रिसीव हो रहे हैं क्योंकि 2% का आप उनको डिस्काउंट दे रहे हो, विच मीन 764.4। ये वो पैसे हैं जो आपके कैश सेल्स के ज़रिए रिसीव होंगे। अच्छा, फिर क्रेडिट सेल्स कितनी होगी? क्रेडिट सेल्स जो होगी वो 3900 का 80% होगी, यानी कि 3120। अच्छा, जो मेरे डेटर्स हैं यानी कि जो क्रेडिट कस्टमर्स हैं, यानी कि जिनको मैं क्रेडिट पर सेल्स करता हूं, उनसे कितने पैसे रिसीव होंगे उसके लिए मैं एक आप लोगों के लिए टी अकाउंट बना देता हूं। ये मैं आप लोगों के लिए डेटर्स का टी अकाउंट बना रहा हूं। डेटर्स के टी अकाउंट में एक बैलेंस ब्रॉड डाउन होता है। ये हमारा एक जो है वो एसेट है, और एसेट है तो एसेट का ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पर होता है, कैरी डाउन क्रेडिट साइड पर होता है। ठीक है, सेल्स करते हैं तो यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, और अगर कोई आपको जो है वो पैसे रिसीव होते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट और डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट यानी कि कैश यहाँ पर आता है। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब जो क्रेडिट सेल्स करी हैं डेटर्स को वो कितनी है? 3120। ठीक है सर, ये मुझे मालूम है। अच्छा, जो आपका ब्रॉड डाउन होगा वो कैसे आएगा? सर, ब्रॉड डाउन जो पिछले साल सेल्स करी है ना उससे आएगा। और पिछले साल मैंने कितने की सेल्स करी थी? 3000। अच्छा, अब इसके लिए मैं इस एग्जाम्पल पर दोबारा आऊँगा। ये जो एग्जाम्पल हमने नोट करी है, देखो 30 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी? 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये सबको ऐड किया था, एग्रीड। तुम इसको डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे? पूरे साल की सेल्स कितनी है? 720। पूरे साल में दिन कितने हैं? 360। तो 720 को 360 से डिवाइड किया, 720 को 360 से डिवाइड किया। जब हमने 720 को 360 से डिवाइड किया तो क्या आया? एक दिन की सेल्स। और डेटर डेज कितने हैं? डेटर डेज 15 है, 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों 15 से मल्टीप्लाई कर दिया? क्योंकि आखिरी जो 15 दिन होंगे इस साल के जो आखिरी 15 दिन होंगे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 दिसंबर, उसका बैलेंस अभी भी दिसंबर के एंड में रिसीवेबल होगा। 30 आ गया डायरेक्ट। इसी तरह से ब्रॉड डाउन का क्या मतलब है? जो पिछले साल सेल्स करी है मगर पैसे नहीं रिसीव हुए थे, ब्रॉड डाउन कैसे आएगा? पिछले साल टोटल सेल्स कितनी है? 3000 की। पिछले साल टोटल सेल्स कितनी है? 3000 की। 3000 की जो सेल्स करी थी पिछले साल, वो पूरे साल में करी थी, एग्रीड। अच्छा, पिछले साल कैश सेल क्रेडिट सेल ऐसी कोई कहानी नहीं थी, तो पिछले साल की जो टोटल सेल्स थी उसको 360 से किया डिवाइड। सर, ऐसा करने से क्या आया? ऐसा करने से मुझे ये पता चल गया कि पिछले साल के एक दिन में कितने रुपए की सेल्स होती थी। पिछले साल के एक दिन में कितने रुपए की सेल्स होती थी। ठीक है। अच्छा, पिछली बार क्या था? प्रेजेंट कलेक्शन पीरियड इज 45 डेज एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू फॉल टू 40 डेज। पहले जो कलेक्शन पीरियड था पिछले साल वो 45 डेज था, विच मीन्स कि 16 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर, 16 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में जो सेल्स करी थी उसके पैसे मुझे जनवरी और फरवरी इस साल में मिल रहे हैं। यानी कि इस साल के ओपनिंग में ये ब्रॉड डाउन में 45 डेज का बैलेंस शामिल होगा, विच इज़ 375। टोटल सेल्स को 360 से डिवाइड किया, एक दिन की सेल्स आई, और 45 डेज डेटर डेज थे उससे मल्टीप्लाई किया, जिस तरह से इस एग्जाम्पल में मैंने किया 720 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 15। इसी तरह से यहाँ पर भी मैंने 15 के बजाय 45 लिखा क्योंकि सवाल की एग्जाम्पल के हिसाब से 45 डेज का डेटर पीरियड है। अच्छा, क्लोजिंग कैसे आएगा? इस बार क्रेडिट सेल्स कितनी है? सर 3120। कितने दिन की होगी? 360। तो 360 से डिवाइड किया तो क्या आया? एक दिन की क्रेडिट सेल्स आ गई, एक दिन की क्रेडिट सेल्स आ गई, एक दिन की क्रेडिट सेल्स आ गई। और अब वो ये कहता है कि इस साल से क्या होगा कि जो डेटर डेज है ना वो 40 दिन होंगे, यानी कि आखिरी 40 दिन का उधार जो है वो पेंडिंग होगा, जो अगले साल पैसा मिलेगा, विच मीन्स 21 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर। तो मैंने 40 से किया मल्टीप्लाई, तो ये कैरी डाउन या क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब आप बैलेंसिंग फिगर से अपने कैश की वैल्यू निकाल सकते हो। 3495, 3495 दोनों अमाउंट्स बराबर। ठीक है।
अच्छा, और ये कैसे आएगा? इसमें से इसको माइनस कर दिया एज अ बैलेंसिंग फिगर 3148.333 समथिंग। तो सर टोटल रिसिप्ट्स कितनी हुई? टोटल रिसिप्ट्स जो आपकी कैश और क्रेडिट सेल से टोटल जो पैसा आपने रिसीव किया वो 764.4 और 3148.33333 यानी कि 3912.733 रिसीव करा होगा। ये एक तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का। ये एक तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का। सर दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका ज़रा गौर से सुनिएगा। दूसरा तरीका ज़रा गौर से सुनिएगा। देखिए कैश सेल्स का अमाउंट तो इसी साल पूरा का पूरा रिसीव हुआ होगा। क्रेडिट सेल्स कितनी है? क्रेडिट सेल्स इस साल की 3120 है। क्रेडिट सेल्स कितनी है? इस पूरे साल की 3120 है। 3120 को आपने 360 से डिवाइड किया तो क्या आया? एक दिन की क्रेडिट सेल्स आ गई। अच्छा, इस साल के जो आखिरी 40 दिन हैं विच इज़ 21 नवंबर से 30 दिसंबर, उसकी क्रेडिट सेल्स के पैसे इससे अगले साल के जनवरी और फरवरी के पहले 40 दिनों में मिलेंगे। लेकिन बाकी जो बच जाते हैं 320 दिन, उसके पैसे तो जो क्रेडिट सेल्स के वो रिसीव होंगे। पहली जनवरी को जो चीज़ बेची उसके 11 फरवरी को चीज़ें पैसे मिल गए होंगे। दूसरी जनवरी को जो चीज़ बेची उसके 12 फरवरी को पैसे मिल गए होंगे। तीसरी जनवरी को जो चीज़ बेची उसके 13 फरवरी को पैसे मिल गए होंगे। चौथी जनवरी को जो चीज़ बेची उसके 14 फरवरी को पैसे मिल गए होंगे। आखिरी 40 दिन के पैसे, इस साल के आखिरी 40 दिन की सेल्स के पैसे नहीं मिले होंगे, बाकी 320 दिन के तो मिल गए होंगे। तो एक ये पैसे मिले होंगे। दूसरा, पिछले साल जो पैसे पेंडिंग थे, पिछले साल जो पैसे पेंडिंग थे, पिछले साल जो पैसे पेंडिंग थे, पिछले साल की 16 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच की जो सेल्स थी उसके पैसे इस साल की पहली जनवरी से 15 फरवरी के बीच में मिलने थे, वो 375 मिले होंगे। यानी कि आपको 3148.33 ये जो यहाँ पर कैलकुलेट किया है ये ऐसे भी कैलकुलेट हो सकता है कि भाई ये पैसे मुझे जो है वो क्रेडिट कस्टमर से मिले होंगे और ये पैसे मुझे कैश सेल से मिले होंगे। देखिए सेम आंसर आता है। ठीक है, तो इसको ज़रा अच्छे से देखें, समझने की कोशिश करें। और इसमें कुछ भी नहीं है, डेटर्स हैं, कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है और थोड़ी सी उसकी जो है वो एक टी अकाउंट की ट्रीटमेंट वगैरह है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं अपनी अगली एग्जांपल पे जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको भी डिस्कस करते हैं। सिमिलर पेमेंट ऑफ वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट, लॉटे लिमिटेड्स फोरकास्ट वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 प्रीवियस ईयर इस 570 मिलियन रिस्पेक्टिवली। 2018 की वैल्यू दी हुई है 570 मिलियन। सेल्स वॉल्यूम इज़ प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय 30% नेक्स्ट ईयर। 30% से सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जब सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ वेरी करती रहे, चेंज करती रहे। और कन्वर्जन कॉस्ट में हमारे पास लेबर और ओवरहेड्स की कॉस्ट आती है। There is no closing and opening inventory of finished goods and therefore units produced and units sold are absolutely same. कोई opening closing inventory नहीं है तो जो बनाते हो वो बेच भी देते हो। As a result of increase in production, economies of scale will reduce the variable conversion cost by 5% next year. Economies of scale की वजह से यानी कि बड़े लेवल पर काम करने की वजह से आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 5% से कम हो जाएगी। ड्यू टू प्राइस इंक्रीजेज ऑल कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 8%। प्राइस की इंक्रीज की वजह से हर तरह की कॉस्ट 8% से इंक्रीज होगी। पेमेंट डेज फॉर वेरिएबल कॉस्ट इज 25 डेज। अगेन मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट की पेमेंट 25 दिनों बाद करता हूँ। एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ पेमेंट फॉर वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट। वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट की कितनी मैं पेमेंट करूँगा ये बताओ। देखें आप ज़रा, पहले तो इस साल की हम वेरिएबल कॉस्ट कंप्यूट करते हैं। वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट, देखिए पिछले साल की जो वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट है, पिछले साल की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 570 मिलियन थी। पिछले साल की जो वेरिएबल कॉस्ट है कन्वर्जन कॉस्ट वो 570 मिलियन थी। इस साल आप 30% ज़्यादा चीज़ें बना रहे हो, 30% ज़्यादा यूनिट्स बना रहे हो, 30% ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो। और जब आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 30% से इंक्रीज़ होती है। तो 1.3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जब आप 100 के बजाय 130 चीज़ें बनाओगे, 200 के बजाय 260 चीज़ें बनाओगे, 1000 के बजाय 1300 चीज़ें बनाओगे तो ये कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। इसके बाद एक ये वाला पॉइंट, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन, क्योंकि आप ज़्यादा यूनिट्स बना रहे हो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल विल रिड्यूस द वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट बाय 5% नेक्स्ट ईयर। इसकी वजह से जो वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट है वो 5% कम हो जाएगी। यानी कि अगर 100 होनी थी तो 95 होगी, 200 होनी थी तो 190 होगी।
5% कम हो जाएगी। और जब कोई चीज़ 5% कम हो रही होती है ना, तो आप उस चीज़ का 95% ले लो, तो वो रिडक्शन उसमें इनबिल्ट हो जाती है। अगर कोई चीज़ 5% कम हो रही है तो आप 95% ले लो। अगर कोई चीज़ 10% कम हो रही है तो आप 90% ले लो। अगर कोई चीज़ 20% कम हो रही है तो आप 80% ले लो। यानी कि अगर कोई खर्चे 5% से कम हो रहे हैं तो जितने खर्चे हैं उसका 95% ले लो, वो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। दूसरी बात, ड्यू टू प्राइस इंक्रीज ऑल द कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 8%। कोई इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से सारे के सारे खर्चे 8% से बढ़ने ही हैं, चाहे वो वेरिएबल हो, फिक्स्ड हो, XYZ। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो चीज़ 100 की थी वो 108 की हो गई, जो चीज़ 200 की थी वो 216 की हो गई, जो चीज़ ₹1 की थी वो 1.08 की हो गई। और अगर आपको अपनी कॉस्ट में ये फैक्टर इनबिल्ट करना है तो आप 1.08 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर कोई चीज़ 8% से इंक्रीज़ हो रही है तो 1.08 से मल्टीप्लाई होगा। अगर कोई चीज़ 10% से इंक्रीज़ हो रही है तो 1.1 से मल्टीप्लाई होगा। अगर कोई चीज़ 15% से इंक्रीज़ हो रही है तो 1.15 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट 760.266 इस पर्टिकुलर ईयर की जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, उसकी वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा, अब हमें ये मालूम करना है कि पेमेंट क्या होगी। तो हमें एक जो है ना वो पेएबल का अकाउंट बनाना होगा। वेरिएबल कॉस्ट वाले को जो मैं पेमेंट करता हूँ उसका टी अकाउंट बना लेते हैं। और टी अकाउंट जब हम बनाएंगे, एक लायबिलिटी का टी अकाउंट आप लोगों को आता ही होगा, जाहिर सी बात है। तो आपकी जो ज़िंदगी है वो बड़ी आसान हो जाएगी। टी अकाउंट के ज़रिए आपको ये पता चल जाएगा कि आपने इस वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट के लिए क्या पेमेंट की होगी। देखिए, जो लायबिलिटी का अकाउंट होता है उसका ब्रॉड डाउन इधर आता है, कैरी डाउन इधर आता है। अगर मज़ीद एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट हो जाता है ड्यूरिंग द ईयर के एक्सपेंस से। अगर आप पेमेंट करते हो तो लायबिलिटी का अकाउंट डेबिट और बैंक का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। आपके पास एक्सपेंस फॉर द ईयर आपने कैलकुलेट किया 760.266, एग्रीड, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट अभी हमने क्वेश्चन 6 में अप्लाई किया, अब वही कॉन्सेप्ट वापस से यहाँ पर आ रहा है। कैसे, देखो ज़रा। पिछला अगर क्वेश्चन 6 क्लियर है, 7 भी क्लियर है। पिछले साल के 570 मिलियन की वेरिएबल कॉस्ट थी टोटल, ठीक है। 570 मिलियन की टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी। कितने दिन की थी, कितने दिन की थी, कितने दिन की थी? 360। तो 570 को 360 से डिवाइड किया, इससे क्या आया? एक दिन की वेरिएबल कॉस्ट, एक दिन की वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, पेमेंट डेज फॉर वेरिएबल कॉस्ट इज़ 25 डेज़। इसका मतलब यह है कि मैं जब वेरिएबल कॉस्ट इनकर करता हूँ, किसी से कोई काम करवाता हूँ, कोई मटेरियल ख़रीदता हूँ, कोई भी वेरिएबल कॉस्ट इनकर करता हूँ, तो उसके 25 दिन बाद पेमेंट करता हूँ। यानी कि अगर सपोज़ कर लो कि मैंने किसी से 1 दिसंबर को कोई काम करवाया, तो उससे काम करवा लिया, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट कर दिया 1 दिसंबर को, लेकिन जो एंट्री होगी पेएबल डेबिट और बैंक क्रेडिट वो 25 दिन बाद यानी कि 26 दिसंबर को पास होगी। जिससे 2 दिसंबर को काम करवाया उसको 27 दिसंबर को पेमेंट दे रहा हूँ। जिससे 3 दिसंबर को काम करवाया उसको 28 दिसंबर को पेमेंट दे रहा हूँ। जिससे 4 दिसंबर को काम करवाया उससे 29 दिसंबर को पेमेंट दे रहा हूँ। जिससे इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो जिससे अगर आखिरी 25 दिन की पेमेंट ड्यू है तो इसका मतलब ये हो गया कि पिछले साल के आखिर का जो पेएबल होगा वो 39.58 होगा। क्यों? क्योंकि आखिरी जो 25 दिन है यानी कि 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, उसकी पेमेंट मैंने 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी इस तरह से करी होगी। इसी तरह से इस साल के जो एक्सपेंसेस हैं ये पूरे साल के हैं, डिवाइडेड बाय 360। इस साल के आखिरी 25 दिन की पेमेंट इससे अगले साल होगी। इस साल के आखिरी 25 दिन की पेमेंट इससे अगले साल होगी। इस साल के आखिरी 25 दिन की पेमेंट इससे अगले साल होगी, यानी कि 52.79 का क्लोजिंग बैलेंस। और अगेन हम क्या करेंगे कि हम अपने पास जो ये पेमेंट है ये एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, ठीक है जनाब। और ये कैसे आता है, इसमें से इसको माइनस कर दिया। अब देखें, ये एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक लायबिलिटी का अकाउंट है पेएबल का। ये तो ऑब्वियसली आप इस पेपर को पढ़ रहे हो तो आपको आना ही चाहिए। तो 747.05 हमारा फाइनल आंसर होगा इस स्पेसिफिक सवाल का। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होंगी अच्छे से। इस सवाल की भी रिकॉर्डिंग आप अच्छे से ज़रूर देखिएगा और ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको जो है वो चीज़ें क्लियर हों और आप आगे बढ़ सको, ठीक है। ये पेएबल्स का अकाउंट था, किस चीज़ के पेएबल हैं? एक्सपेंसेस के।